नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। आज की पहली खबर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह की, जहां पर अनुराग सिंह ठाकुर के दौरे को लेकर जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को आज के जमाने का रावण बताया है। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विधायक कृष्णा गौर का विरोध शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे बड़वानी की, जहां न्यूज आर की खबर का असर देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नियमित विमान सेवा से रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री रायपुर एयरपोर्ट से सीधे रायपुर नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया ऐप भी लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है। और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। संजय जी, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर प्रवास पर थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, और यहाँ पर उन्होंने एक संवाद किया मीडिया के साथ, और उसमें उन्होंने भूपे ऐप लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में, जिसमें भूपेश बघेल सरकार की जो भ्रष्टाचार की कहानियां हैं उससे संबंधित वीडियो और अन्य तथ्य डाले गए हैं, उसको लॉन्च किया। और उसके बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जो है अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला, कई सारे आरोप लगाए, और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अपराध कर लो, कोई भी भ्रष्टाचार कर लो, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार कर लो, लेकिन भूपे यानी भूपेश बघेल को पे कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाता है और आराम से आपका भ्रष्टाचार चलता रहता है। तो इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। और उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला जो हुआ था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने दिल्ली के भी शराब घोटाले का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है वो 1000 करोड़ रुपए के घोटाले पर वहाँ के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, सांसद जेल में हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो और ज्यादा का घोटाला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति क्या होने वाली है। जी संजय जी, यहाँ पर राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का भी उन्होंने शुभारंभ किया है, मीडिया ऐप भी लॉन्च किया है। क्या कुछ और कार्यक्रम थे जहां पर केंद्रीय मंत्री शिरकत किए हैं? क्या सौगातें जो हैं उन्होंने बीजेपी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को दी हैं? देखिए, उनका 2 कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया था, और ये रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के कैंपस में सबसे पहले अनुराग ठाकुर वहां गए, केंद्रीय मंत्री, और फिर वहां पर
युवा उत्सव का शुभारंभ करने के बाद वो फिर मीडिया संवाद कार्यक्रम में आए, जहां पर उन्होंने भूपे ऐप को लॉन्च किया है और लॉन्च करने के बाद मीडिया को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद फिर वो दिल्ली रवाना हो गए। जी संजय जी, यहाँ पर जो है माफिया राज से छत्तीसगढ़ को मुक्ति की बात उनके द्वारा कही गई है। जी निश्चित तौर पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप तमाम आरोप लगाते हैं छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार पर, तो अगर बीजेपी सरकार आएगी तो फिर क्या स्थिति होने वाली है, क्या स्थिति, क्या परिवर्तन होगा? तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी माफिया राज चल रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी तो न्याय की सरकार होगी, माफिया राज से मुक्ति होगी और छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार के साथ तेज गति के साथ दौड़ेगी। जी संजय जी, यहाँ पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते उन्होंने घोटाले की सरकार जो है कांग्रेस सरकार को बताया है। जी निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर के निशाने पर छत्तीसगढ़ की मौजूदा भूपेश सरकार थी और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा चाहे कोयला घोटाले की बात की जाए, चाहे शराब घोटाले की बात की जाए, चाहे जो है महादेव ऐप घोटाले की बात की जाए, घोटालों की लंबी श्रृंखला है, चाहे आप चावल घोटाले की बात कर लें, घोटालों की लंबी श्रृंखला है जो मौजूदा सरकार ने अंजाम दिया है और अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो घोटाले से मुक्ति होगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आएगी और फिर तेज गति के साथ छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जी संजय जी, यहाँ पे सीएम पर भी निशाना साधा उन्होंने और उन्होंने कहा कि गंगा जल की सौगंध लेने के बाद शराबबंदी की सौगंध ली थी, उसके बाद भी जो है शराबबंदी नहीं हो पाई है छत्तीसगढ़ में। शराब का जो कारोबार है वो लगातार छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी है उसने पिछले चुनाव में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में गंगा जल हाथ में रख करके कसम खाई थी, सौगंध लिया था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी किया जाएगा, लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हुई बल्कि घर घर में शराब की नदियां बहाई गई। ऐसी सरकार है ये, घर घर में शराब पहुंचाने वाली सरकार है और शराब में न केवल पहुंचाने वाली बल्कि शराब में करोड़ों का घोटाला करने वाली सरकार है। तो इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना चाहिए। इस सरकार को जो है से मुक्ति छत्तीसगढ़ को दिलाया जाना जरूरी है। संजय जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर प्रवास पर थे, जहां पर उन्होंने भाजपा का प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है। बता दें, उन्हें नए जमाने का रावण बताया है। पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है, वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो पोस्टर जारी किया है, उसमें राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा गया है, भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरस लिखा गया है। बता दें, भाजपा ने आरोप लगाया कि जॉर्ज के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन का नाम भी लिया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि एनजीओ अमेरिका अरबपति जॉर्ज सोरेस की ओर से वित्त पोषित और इसके उपाध्याय सलिश शेट्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। देखिए, यहाँ पे जो है भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है, पोस्टर जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया गया है। 7 सिर इसमें राहुल गांधी के नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं, देश को बर्बाद करने का उनका मकसद है। यहाँ पे जो है बड़ा निशाना राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने साधा है। नए जमाने का रावण जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बताया है।
भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्हें नए जमाने का रावण बताया। पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहां पर है। वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्टर जारी किया है, बता दें उसमें राहुल गांधी के 7 सिर दिखाए जा रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है, भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके ठीक नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरेस लिखा गया है। अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। आलोक जी, यहाँ पर जो है बीजेपी ने तंज कसते हुए राहुल गांधी का पोस्टर जारी किया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के, जिसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में दर्शाया गया है और जो है इस नए जमाने का रावण उन्हें बताया गया है। देखिए पूर्वी जी, 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं, इसलिए जो है मौसम जो है गर्म हो गया है। और आपने देखा है कि जिस तरीके से 17वीं लोकसभा में 2019 में चौकीदार चोर है, इस तरीके का एक आपको अलंकृत अमर्यादित भाषाओं का उपयोग मिला था। तो हमें लगता है ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब किया जा रहा है कि जिसमें जो पहले से बढ़त ले लेगा, क्योंकि आप जानती किस तरीके की परिभाषाएं, भाषाएं, अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार हमें लगता है 2019 से बीजेपी ने सबक लेते हुए पहले ही विपक्ष के ऊपर प्रहार करने लगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, व्यक्तिगत रूप से या जिस तरीके से बड़े नेताओं पे कटाक्षेप होते हैं, उसका जो उपयोग है उसको देखते हुए हमें लगता है बीजेपी ने इस बार जो है बढ़त लेने के मंशा से जो है इस प्रकार का इस पोस्टर को और इस प्रकार की चीजों को अभी से उसने छापना शुरू किया है। यानी कि 2024 का जो संग्राम होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी है, वो सनातन धर्म के ऊपर जो प्रहार हो रहा है उसको एक मुख्य मुद्दा बना के आगे बढ़ने वाली है। जी आलोक जी, लेकिन कितना सही है व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के व्यंग करना, इस तरीके का कटाक्ष करना? देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि व्यक्तिगत रूप से ये उचित नहीं है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक है, संवैधानिक देश है, यहाँ बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। इसलिए इस तरीके के कटाक्षेप, अलंकृत, अमर्यादित भाषाएं जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से होते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे वो विपक्ष में हो। ऐसे में जो नीतिकार होते हैं वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से किसी को प्रोजेक्ट किया जाए। तो आपका सामने एक लेटेस्ट उदाहरण 2019 का था, चौकीदार चोर है, इतना ज्यादा हुआ कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए जो आपके बीजेपी के राजनीतिकार हैं, रणनीतिकार है, उन्होंने कहा अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसलिए हमें लगता है कि जो विपक्ष है उसके ऊपर इस तरीके का प्रहार पहले से ही वो करना चाह रहे हैं, वो कर दिया है। जी आलोक जी, यहाँ पर बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है, उसमें नीचे लिखा है कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरेस, ये नाम लिखा गया है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस नाम के? देखिए, ये तो बात सही है कि जॉर्ज सोरस हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे आपका अमेरिका के इलेक्शंस हो, आप देखते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग होती है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपने कल ही देखा था कि न्यूज क्लिक के अंदर जो छापे पड़े थे उसमें भी जो है पत्रकारों को आरोप था, पत्रकारों को बाहर से जो है फंडिंग हुई है, चाइना फंड हुआ है थ्रू अमेरिका। अमेरिका के एक बिजनेसमैन है जो चाइना में बैठते हैं, उनके थ्रू हुआ है। वैसे ही जॉर्ज सोरस भी एक अमेरिका के बहुत बड़े फंड मेकर हैं, जिनके पास जो है सरकार को बदलने के लिए, अपने अनुरूप सरकार लाने के लिए वो फंडिंग करते हैं। तो कुल मिला के जो भी आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से अगर पैसा एक जगह से दूसरे जगह किसी भी माध्यम से आता है तो उसका पता चल जाता है। तो इस तरीके का हमने देखा था वहां पे भी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उनके ऊपर भी इस तरीके का आरोप लगा था। पहले आरोप लगता था कि वो सर्वर हैक कर लेते हैं, वहां से जो है तमाम आगे करते हैं।
अब जो है जो फंडिंग है वो इधर से उधर होने लगती है, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन जो देश की जो सेवाएं है, जो हमारे पास आईबी है, जो रॉ है, उनके पास ईडी है, वो इतना सक्षम हो गए, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग अगर भारत में आता है और वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, किसी भी फॉर्म में करना चाहता है, तो उसकी पकड़ हो जाती है। तो ये शुरू से होता आया था। ये अगर आप देखें जो हमारे प्रिम्बल में 1976 में सोशलिस्ट और सेकुलर जो दो शब्द जोड़े गए थे, वो भी इसी तरीके का हिस्सा थे। लेकिन वो चूंकि 71 में लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से और अमेरिका जो था पाकिस्तान के फेवर में था, भारत जो है रशिया के खेमे में आ गया था, तो रशिया को खुश करने के लिए जेएनयू की स्थापना की गई, उसमें सोशलिस्टिक और सेकुलर शब्द को डाला गया। तो उस समय पैसा कम चलता था, इस तरीके की बातें ज्यादा चलती थी। अब जो है पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग हो गया भारत, इसलिए पैसे से जो है इन्फ्लुएंस करना जो है वो एक कॉमन सी बात हो गई है। जी आलोक जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे डॉक्टर आलोक सोती, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है नए जमाने का रावण राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी के तहत जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों में तेज हो गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी ने 79 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। ऐसे में कई सीटें हैं जहां मौजूदा विधायकों का विरोध हो रहा है। बता दें इसमें भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट भी शामिल है। गोविंदपुरा में बीजेपी विधायक कृष्णा गौर को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में गोविंदपुरा के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन कर गोविंदपुरा प्रत्याशी को बदलने की मांग की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने गोविंदपुरा सीट से अभी तक प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस सीट से मौजूदा विधायक कृष्णा गौर को टिकट मिलना एकदम पक्का माना जा रहा है। ऐसे में रहवासियों का कहना है कि विधायक कृष्णा गौर ने कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं, इसीलिए चेहरा बदला जाए। मैं रहवासियों की समस्याओं के लिए आया था। मैंने कृष्णा गौर जो दीदी हैं, जो विधायिका जी हैं, उनको कई बार अवगत भी कराया इस मामले, मगर वो उस कार्य में बिल्कुल उनने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अपना वो नहीं दिखाया, जिस वजह से मुझे ये करना पड़ा। और रहवासी भी काफी आने को तैयार थे। समस्या है, रोड में जल भराव हो जाता है खेजड़ा गांव से लेके पटेल नगर तक में, फिर अपना वहाँ पे मीटर है जो लगे हुए अव्यवस्थित है। हम लोगों ने एक बार पुतला दहन कर चुके हैं वहाँ पे खेजड़ा गांव में, उसकी भी क्लिप मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस बारे में, जिस बारे में मैं आया हूँ वहाँ पे एक बार जाके देखा जाए, और मैं बदलाव भी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी बात अच्छी तौर पे मेरे जो हमारे मतलब पदाधिकारी हैं उन तक जा पाएगी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी भोपाल से कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मी जो है तेज हो गई है। गोविंदपुरा के रहवासियों ने जो है विधायक का नाम बदलने के लिए धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 सूचियां जारी की है और 3 सूचियों में गोविंदपुरा का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अब गोविंदपुरा प्रत्याशी को लेकर लगातार विरोध शुरू हो गया है और जो मौजूदा विधायक हैं कृष्णा गौर, उनको बदलने के लिए मांग उठने लगी है। हालांकि पिछली बार भी परिवारवाद का आरोप लगा था और जो गोविंदपुरा विधानसभा बाबूलाल गौर के कब्जे वाली सीट कही जाती है, 1 दशक से गौर परिवार का कब्जा है, उसमें उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट दिया गया था और इस बार भी उनका विरोध शुरू हो गया है। पिछली बार काफी विरोध हुआ था, इसके बावजूद उनको टिकट दिया गया था और इस बार भी अब विरोध के सुर गूंजने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो रहवासी है वो आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने विकास न होने की बात कही है और कहा है कि एनएल मालवीय को टिकट दिया जाए। और हालांकि ये सियासत भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी का नाम लेना उनके समर्थक माने जा सकते हैं कि वो नाम लेकर आए होंगे, लेकिन बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। जी कृष्णा, यहाँ पर जो है ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो जाती है। कांग्रेस को एक मौका कहीं ना कहीं मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने का, क्योंकि विकास कार्यों को ना करने की बात, करवाने की बात यहाँ पर रहवासियों के द्वारा कही गई है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस तो मौके की तलाश में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है और ऐसे में जब परिवारवाद का मुद्दा स्वयं बीजेपी उठा रही है
और जबकि बीजेपी के आला नेता कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी के लोग ही अपने नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी में परिवारवाद है और विकास नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से देखना होगा कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, बीजेपी क्या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है या कि चेहरा चेंज करने पर विचार करती है? जी कृष्णा, अगर रहवासियों की मांग पर चेहरा चेंज करती है भारतीय जनता पार्टी और अगर कोई नया चेहरा आता है तो कांग्रेस के लिए ये कितना फायदेमंद होगा या किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? अगर चेहरा चेंज होता है तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? क्या रहवासी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होंगे? देखिए, गोविंदपुरा में हमेशा से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है और कहा जाता है कि गोविंदपुरा बीजेपी का गढ़ है और ऐसे में यदि चेहरा चेंज भी होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी के वोटर्स वहां पर जड़ें जमी हुई हैं और उन्हें हिला पाना अभी मुमकिन नहीं है। हालांकि सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति और गोविंदपुरा की राजनीति में क्या होगा, क्या यदि चेहरा चेंज होगा तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। जी कृष्णा, कांग्रेस से किस प्रत्याशी की उम्मीद जताई जा रही है? कौन सा दावेदार जो है चुनावी मैदान में उतर सकता है गोविंदपुरा से? देखिए, गोविंदपुरा से कई चेहरे हैं, कई लोग अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन गोविंदपुरा में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। कमलनाथ से जाकर कई लोगों ने मुलाकात भी और उनका कहना है कि सिर्फ लोकल प्रत्याशी को टिकट आए तभी कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी। अब देखना होगा कि कमलनाथ क्या लोकल प्रत्याशी को टिकट देते हैं या एक बार फिर पैराशूट लैंडिंग होगी वहां पर और बाहरी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बाहरी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और हार के गोविंदपुरा भूल के चला जाता है। जी कृष्णा, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे सहयोगी भोपाल से कृष्णा शर्मा, जिन्होंने बताया कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। रहवासियों ने गोविंदपुरा प्रत्याशी को बदलने के लिए धरना प्रदर्शन किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से है, जहां एक और प्रदेश सरकार शिक्षा के तंत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कवायद का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण स्कूलों के हाल बेहाल है। बता दें कि ग्राम पंचायत सजवानी के प्राथमिक स्कूल में मासूम बच्चे क्षतिग्रस्त अवस्था में अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाटी विकास खंड के ग्राम अंजुराडा की प्राथमिक स्कूल के बच्चे भी क्षतिग्रस्त भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूली भवन बारिश के कारण पूरी तरह से जर्जर हो गया है और छतों से पानी टपक रहा है। छत से सीमेंट कंक्रीट के टुकड़े निकल रहे हैं, जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। दोनों स्कूलों के बच्चों के साथ कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, जिस पर सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में न्यूज़ आर ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया था। असुविधाओं से जूझ रहे ग्रामीण अंचल में शिक्षा के दोनों भवन का मरम्मत कार्य उन्होंने करवाया था, सुविधा मुहैया कराई थी। हालांकि बड़ा सवाल है कि यह उभर कर आता है कि आखिर ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के भवनों की हालत को लेकर, मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर क्यों सरकार सजग नहीं है? कब तक जो है ऐसा चलता रहेगा? में शासकीय प्राथमिक विद्यालय जो अंजराड़ा है और बड़वानी विकासखंड का पूर्णिया फलिया, जिस दिन मुझे न्यूज़ ये मिला था, मेरे संज्ञान में आया था, तब से लेकर के अभी तक में उनको पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए और स्कूल कंटिजेंसी मद द्वारा जो है वो शिक्षकों से ही शाला प्रबंधन समिति द्वारा रिपेयर करवा दिया गया है और अब वो बच्चों के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बड़वानी से लोकेश दाबदे जुड़ चुके हैं। लोकेश, यहाँ पे जो है 2 स्कूल भवनों में जर्जर व्यवस्था में जो है स्कूली बच्चे पढ़ने को मजबूर थे, जिसका न्यूज़ आर ने प्रमुखता से प्रकाशन किया था और अब जो है इस पर एक्शन मोड में कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं पूर्व बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार जहां है को शिक्षा के तंत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की स्थिति में जमीनी पटल पर लाख कोशिशें, लाख दावे वादे कर रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों की शिक्षा के हालात देखे जाए तो बदतर है। तो कहीं शिक्षक नदारत मिलते हैं तो कहीं असुविधाओं का अंबार मिलता है, तो कहीं स्कूल जो शिक्षा का भवन है तो वो क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई देता है। तो वहीं मैं ऐसे में बात करूं कि बड़वानी जिला मुख्यालय से महज मात्र 5 किलोमीटर की दूर ग्राम पंचायत सजवानी के पूर्णिया फलिया, जो कि वर्ष 1998 में यह शिक्षा का मंदिर स्थापित हुआ था,
जहां एक और बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, तमाम बड़े चेहरे माने जाते हैं। कई सरकारें आई होगी इस बीच में 1998 से लेकर 2023 के डिजिटल युग जैसे। तो वही मैं बात करूं कि पार्टी विकास खंड के प्राथमिक स्कूल अंजराड़ा की, इन दोनों ही स्कूलों की हालात इतनी जर्जर अवस्था में थी कि वहां पर मासूम ननिहाल बच्चे, ग्रामीण बच्चे शिक्षा का अध्ययन रद्द करने के लिए मजबूर हो रहे थे। तो वही इस संबंध में जब न्यूज आवर चैनल के द्वारा जब प्रमुखता से खबर को जब जमीनी पटल पर दिखाई तो प्रशासन हरकत में आया, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जो संबंधित शिक्षा जो शाला प्रबंधन है उन्हें राशि अपनी तौर पर वहां पर जो शिक्षा का भवन जो क्षतिग्रस्त था उसे मरम्मत करवाया गया और उन्हें सुविधा मुहैया करवाई गई है पूर्वी। जहां एक और मैं बात करूं कि जहां बिजली जैसे, जहां आज भी प्राथमिक स्कूलों में बिजली जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन इस संबंध में सहायक यंत्री से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का जो वहां पर शिक्षा का जो केंद्र शिक्षा के द्वारा जो वहां पर जो बजट आता है वो बजट प्रस्ताव भेजा जाता है, राशि मिल जाती है, लेकिन ऐसे में स्कूल प्रबंधक द्वारा जो राशि स्वीकृत उन्हें दी जाती है वो अपने स्तर पर वहां पर कार्य करवा सकते हैं, जो भी असुविधा जो हो रही है उसे सुविधा में मुहैया करवा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उभर के आता है कि पूर्वी जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार चाहे लाख दावे कर रही है जमीनी पटल पर शिक्षा के, लेकिन आज भी जनप्रतिनिधि सहित और प्रशासन के लोग इस ओर पस्त है। हालांकि देखे जाए कि वहां पर 1998 में, यानी कि ग्राम में सजवानी की बात करूं कि पुनिया फलिया की 1998 यानी कि 2023 के युग आते आते वहां पर न तो लाइट देखी गई है न पानी देखी गई, और वहां ऊपर से जो भवन जो था बारिश के दिनों में सीमेंट कंक्रीट के उसके टुकड़े निकल रहे थे, यानी कि एक बड़ा संकेत दे रही थी ये घटना। ऐसी स्थिति में न्यूज आवर द्वारा जमीनी पटल पर दिखाई और प्रशासन हरकत में आया। पूर्वी जी लोकेश, यहाँ पे जो है और भी क्या सुविधाएं जो है स्कूल में देखी गई और अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है? अब जब मरम्मत कार्य हो गया है तो अभिभावकों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई है? हालांकि जिस तरीके से अभिभावक हमारे इस कार्यक्रम में भी जुड़े हुए थे, स्कूल का जब मुद्दा उठाया था तो उसमें अभिभावकों का भी कहना है कि जिस शिक्षा के मंदिर से हम पढ़ के निकले हैं उसी शिक्षा के मंदिर में अब हमारे ननिहाल मासूम ग्रामीण बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी विडंबना है। तो इतने वर्षों के बाद भी जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन क्यों नहीं जागा? और जब न्यूज आवर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, प्रशासन हरकत में आया और वहां पर मरम्मत कार्य किया गया। इसको लेकर वहां पर पालक गणों ने खुशी जाहिर करी और न्यूज आवर का धन्यवाद भी किया। ऐसे में बात करूं कि लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार जो शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्या समाचार प्रकाशन के बाद ही प्रशासन जागता है या जनप्रतिनिधि? यह बड़ा सवाल भी उभर के आता है। जी लोकेश, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे लोकेश दावदे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है खबर का असर हुआ है। बड़वानी में 2 जर्जर स्कूल भवन का मरम्मत कार्य करवाया गया है। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।